ईरान, एक ऐसा देश जिसका नेतृत्व लगभग खत्म हो चुका है, जो पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया है, लेकिन फिर भी वो दुनिया की सबसे ताकतवर फौज से सीधी टक्कर ले रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। चलिए आज इसी पेचीदा जियोपॉलिटिकल पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। ये शब्द आज मिडिल ईस्ट की असलियत को बयां करते हैं। दुबई हो या दोहा, चाहे कोई सैनिक हो या फिर आम नागरिक, सच तो ये है कि कोई भी पूरी तरह से महफूज महसूस नहीं कर रहा। तनाव अपने चरम पर है और ये सिलसिला कब तक चलेगा, किसी को कोई अंदाजा नहीं। अब देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। मतलब अगर हम कागज पर देखें तो ईरान को तो अब तक हार मान लेनी चाहिए थी। उसकी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी है, सेना कमजोर है और तो और लोग भी सरकार के खिलाफ हैं। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है? हकीकत में हम एक ऐसे ईरान को देख रहे हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट में कोहराम मचाए हुए है। और यही वो सवाल है जो आज के इस विश्लेषण का केंद्र है। आखिर इस तरह के अप्रत्याशित और जबरदस्त जवाबी हमले के पीछे की असली रणनीति क्या है? तो ये कैसे हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ईरान असल में क्या कर रहा है। और जो वो कर रहा है वो है उसकी एक बहुत ही साहसी 3 हिस्सों वाली रणनीति। और ये रणनीति दिखाती है कि वो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। वो सिर्फ मिलिट्री ताकत को ही निशाना नहीं बना रहा, बल्कि दुनिया की आर्थिक नब्ज और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर भी चोट कर रहा है। इस जवाबी कार्रवाई का जो पैमाना है वो वाकई चौंकाने वाला है। बहरीन से लेकर साइप्रस तक ईरान एक साफ संदेश दे रहा है कि इस पूरे इलाके में अमेरिका या उसके साथियों की कोई भी संपत्ति अब सुरक्षित नहीं है। और तो और यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे विशाल विमान वाहक पोत पर हमला करने का दावा किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो बात साफ है, ये सिर्फ एक फौजी टकराव नहीं है। इसके सीधे और फौरी आर्थिक असर पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। जैसे ही हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तेल टैंकरों पर हमले हुए, तेल की कीमतें एक ही दिन में 13% तक बढ़ गईं और दुनिया भर के शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया। लेकिन सवाल फिर वही है, एक ऐसा संगठन जिसका पूरा का पूरा नेतृत्व ही खत्म कर दिया गया हो, वो इतने सधेवे तरीके से काम कैसे कर सकता है? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प मिलिट्री डॉक्ट्रिन में छिपा है। ये कॉन्सेप्ट इराक और अफगानिस्तान में हुए छापामार युद्ध से लिया गया है और इसे सिर्फ एक चीज के लिए डिजाइन किया गया है, लचीलापन। सीधी सी बात है, ईरान ने अमेरिका को उन युद्धों में फंसते हुए देखकर काफी कुछ सीखा है। इसको ना एक मोज़ेक की तरह समझिए। जैसी छोटी छोटी टाइल से एक बड़ी तस्वीर बनती है, अगर आप बीच वाली एक टाइल निकाल भी दें तो बाकी की तस्वीर तो वैसी ही बनी रहती है ना? बस यही लॉजिक है। अगर तेहरान पर हमला हो भी जाए तो बाकी के 30 यूनिट्स आज़ादी से लड़ती रहेंगे और इसी वजह से डीकैपिटेशन स्ट्राइक्स यानी सीधे लीडरशिप को निशाना बनाने वाले हमले पूरी तरह बेअसर हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ एक अच्छी रणनीति काफी नहीं है, उसे लागू करने के लिए मारक क्षमता भी चाहिए। और यहीं पर ईरान के लचीलेपन का दूसरा बड़ा स्तंभ सामने आता है, उसके हथियारों का वो जखीरा जो सबको हैरान कर रहा है। और देखिए, ये सिर्फ मिसाइलों की गिनती की बात नहीं है, बात उस एडवांस्ड और सच कहूं तो काफ़ी चालाकी भरी टेक्नोलॉजी की है जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और माना तो ये भी जाता है कि फतेह सीरीज जैसी उनकी सबसे खतरनाक मिसाइलों का तो अभी इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, एक तकनीकी रूप से ज़्यादा ताकतवर दुश्मन को और बेहतर तकनीक से नहीं, बल्कि ज़्यादा चालाक और सस्ती तकनीक से हराना। होता यह है कि एक असली मिसाइल के साथ कई सारे सस्ते डिकॉय यानी नकली मिसाइलें भेज दी जाती हैं। इस तरह ईरान अपने दुश्मनों की सबसे बड़ी ताकत, जो है उनकी महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें, को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल रहा है। सोचिए, जब एक असली वॉरहेड के साथ दर्जनों नकली टारगेट आ रहे हों तो ये एक रेस बन जाती है कि किसके मिसाइल पहले खत्म होंगे। अच्छा, इन सब बातों को अगर एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर बनती है। हमले तो ईरान पर हो रहे हैं, लेकिन तेहरान ही वो है जो सीज फायर यानी युद्ध विराम से इनकार कर रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि इस मोड़ पर युद्ध विराम को मानना एक तरह से हार मानने जैसा होगा। इससे अमेरिका और इजरायल को दोबारा हथियार जमा करने और भविष्य में और भी बड़ा हमला करने का मौका मिल जाएगा। वो चाहते हैं कि इस जंग की एक असली कीमत वसूली जाए। और ये स्लाइड अमेरिका की शुरुआती योजना और आज की ज़मीनी हकीकत के बीच के ज़मीन आसमान के फ़र्क को बिल्कुल साफ दिखाती है।
एक तेज और निर्णायक जीत की जो उम्मीद थी वो अब एक ऐसे दलदल में बदलती दिख रही है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इस पूरे संघर्ष की जो बुनियाद थी वही अब हिलती हुई नजर आ रही है और इससे वॉशिंगटन में बहुत मुश्किल सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर कोई फौरी खतरा नहीं था और परमाणु ठिकानों पर हमला भी नहीं हुआ तो फिर ये जंग शुरू ही क्यों की गई? और ये सवाल हमें इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले विचार पर लाता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस जंग के अनपेक्षित परिणाम क्या हो सकते हैं। एक युद्ध जो ईरान में सत्ता बदलने के लिए शुरू किया गया था, क्या वो घूम फिरकर अमेरिका में ही किसी राजनीतिक उथल-पुथल की वजह बन सकता है?